तो हम क्रिमिनल को देख रहे हैं, जो हमने लास्ट अधूरे टॉपिक छोड़े थे। लाइक हमने कहा था ऑफेंस से स्टार्ट किया था। ऑफेंस हमने कहा दो तरह का होता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, हमने कहा था नॉन कॉग्निजेबल हो या कॉग्निजेबल हो, ऑफेंस होने के बाद लॉ को क्या करना है, हरकत में लाना है। पुट द लॉ इनटू मोशन। ठीक है, कानून बेचारा सो रहा होता है, उसका कोई अमल दखल नहीं हो रहा होता। एक्चुअली वो तो एक रिट चैलेंज आप करते हो जिस वक्त, तो कानून तो हर वक्त हरकत में है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात उसको पता नहीं चलता, तो आपने उसको बताना होता है कि ये हो गया। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीक़ेकार हैं, वो हमने 3 तरीके पढ़े थे। 3 पढ़े थे ना जी। नंबर 1 हमने कहा था FIR होती है। नंबर 2 कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट होती है, कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। और नंबर 3 हमने क्या कहा था, कंप्लेंट टू एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। हाँ जी, कंप्लेंट टू एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। अब ये हमने 22A6(1) में पढ़ा था, और ये हमने कहाँ पढ़ा था, 200-205। और ये हमने कहा था FIR 2 तरह से, कॉग्निजेबल में भी होती है और नॉन कॉग्निजेबल में भी होती है। कॉग्निजेबल में जो होती है 154, और जो नॉन कॉग्निजेबल में होती है 1 में होती है। ठीक है, इसके साथ चैप्टर 24 पुलिस रूल्स का है। ठीक है, 1934 के पुलिस रूल्स हैं, उसका चैप्टर 24 है। अच्छा, आपने एक सवाल आता होता है हमेशा कि कोई इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वो एक सवाल पूछता है हमेशा से कि व्हाट डू यू नो अबाउट द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, एलैबोरेट एंड एक्सप्लेन। जी एलैबोरेट। अच्छा, तो उससे पहले तक नहीं होते। इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग एक हमेशा से आपका एक आता है टॉपिक, इसी से रेलेवेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखिए आपका चैप्टर 1 हाई और पार्ट बी, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, तो वो बताता है कि प्रोसीडिंग इनिशिएट किन जरियों से, किन किन तरीक़ेकार से होती है। और CRPC का सेक्शन 190 से लेकर 198 तक क्या है, ये सारा इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स को डील करता है। ठीक है, क्या करता है, सेक्शन 190 CRPC से 190 to 198 वो ABC गालबन है, उस तक क्या है आपका, ये इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग को डील करता है। ठीक है, अब ये कॉग्निजेंस, जिसको हम कहते हैं कॉग्निजेंस किसी केस की कैसे ली जाती, दूसरे हुर्फ आम में हम जो कहते हैं। ठीक है जी मैडम, है 190 के ऊपर कैप्शन पढ़िएगा, कैप्शन पढ़िए ऊपर। हाँ जी, क्या लिखा हुआ, कौन सा चैप्टर है और इसका पार्ट क्या है? किसका सर? इसको खोलें। ये कौन सा चैप्टर है CRPC का? चैप्टर 15 का पार्ट बी, चैप्टर 15 का पार्ट बी। ठीक है, लिख लें, चैप्टर 15 पार्ट बी, ये डील कर रहा है आपका किसको, इनिशिएशन। ऊपर पढ़े मैडम, ये निकालें उसको, 190 निकालें। 190 किधर है? 190 के ऊपर पार्ट बी पढ़े, क्या लिखा है? कंडीशनल रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन प्रोसीडिंग्स।
वही इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग का ही इस दफ़ा यूज़ हुआ है। तो सवाल बाज़ औक़ात घुमा के देता है आपको। हमेशा से मैं चीज़ें क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि आप चीज़ों को इस तरह से सीखेंगे कि कभी भी वो डायरेक्ट आपको 190, 191, 92, 93, 94 नहीं पूछेगा, वो उसको घुमाएगा और हम घूम जाते हैं। ठीक है, वो आपसे सिंपल यही पूछना चाह रहा है कि बताएं नहीं क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है शुरू कैसे होती हैं। ठीक है, अब उसी को इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग लिख देगा और आपको कहेगा अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड CRPC, उसको एलैबोरेट कर दें। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ सिर फड़ के बह ਜਾਂਦਾ है कि यार पता नहीं है कितों आ गया तो किमें आ गया, जबकि कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अजान हो रही उसको देखो। तो हम ये देख रहे हैं कि इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग किस किस तरीक़ेकार से होती है। आप चैप्टर 1 पार्ट B पढ़ेंगे या आप चैप्टर 15 पार्ट B पढ़ेंगे CRPC का। ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का है और ये CRPC का है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। तरीक़ेकार वो यही बताएगा। ये देखें, कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट वाली बात करेगा। ठीक है, ये चीज़ फिर दूसरी बात करेगा ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब देखिए, मैं हमेशा आपको कहता होता हूँ पुलिस रिपोर्ट किसको कहते हैं। जिस वक्त FIR से आप शुरू करेंगे फिर इसके अंदर आएगी इन्वेस्टिगेशन। क्या आएगी? इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी। दो बातें। इन्वेस्टिगेशन 4(1) इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन कहाँ है जी? J L में है और इंक्वायरी की 4(1) K में है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन 4(1) L और इंक्वायरी 4(1) K। इंक्वायरी हमेशा कौन करवाता है? कोई भी जज करवाता है। ठीक है, कोई भी कोर्ट करवाता है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। ठीक है, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दोनों में इन्वेस्टिगेशन होती है। कॉग्निजेबल में होगी तो 156A और B, और इसी तरह अगर नॉन कॉग्निजेबल में 155(2) इसमें होगी। और फिर यही हाई कोर्ट रूल चैप्टर 1 का पार्ट A है, चैप्टर 11 का पार्ट A है। क्या है? चैप्टर 11 का पार्ट A इन्वेस्टिगेशन, और चैप्टर 25 हाई कोर्ट रूल्स एंड पुलिस रूल्स पूरा का पूरा है 1934 चैप्टर 25, ये सारा का सारा इसके साथ है। ठीक है, और आपका पुलिस ऑर्डर वो भी टोटल आपका पुलिस का ही है, क्योंकि वो उसका नाम ही पुलिस ऑर्डर 2002 है। उसके अंदर कैसे इन्वेस्टिगेशन चेंज होती है, कैसे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, वो सारा का सारा उसके अंदर पूरे चैप्टर्स दिए हुए हैं। वो गालबन को पौने 200 सेक्शन है उसका, तो वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ इसके वो भी पढ़ाता रहूँगा। इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा चैप्टर है और टोटल का टोटल जितनी आपकी पुलिस है या जितना आपके केसेस हैं वो सारे के सारे आपके इन्वेस्टिगेशन पे चलते हैं। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी है तो जो आपका होगा कल्प्रेट होगा वो छूट जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अगर क्या है, मतलब उसमें कोई गैप है, फॉल्टी है, प्रॉपर हाँ प्रॉपर नहीं हुई तो फिर क्या होगा? जो accused हाँ, वो बेनिफिट्स बहुत सारे डाउट के क्रिएट हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारा कुछ आता है। अगर CRPC देखें तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या आता है, बहुत सारा कुछ आता है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हो सकता है, आप देखें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या क्या कर सकती है पुलिस, वो आपका जो पावर्स ऑफ पुलिस, बाज़-औक़ात आपका सवाल पूछा जाता है पावर्स ऑफ पुलिस बताएं जी, तो वो आपका बताया ही 156 से शुरू होके वो 156 टू ऑनवर्ड 174 तक वो सारी पार्ट्स बताई हुई हैं उसकी। ठीक है, 156 इन्वेस्टिगेशन, ठीक है,
57वीं इन्वेस्टिगेशन, 58, 59, 60 में वो हुक्मनामा तलबी देता है, आपको पता है ना हुक्मनामा तलबी, ठीक है। 161 की फिर बयानात होते हैं, ठीक है। फिर 162 में वो उसके ऊपर कोई वो नहीं होगा, 163 में कोई क्वेश्चन वो नहीं होगा, थ्रेट। हाँ जी जी। 64 हम क्या तो कहते हैं कन्फेशन को, कि जो हम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी कन्फेशन होता है, जो हम बिफोर मैजिस्ट्रेट होता है, लेकिन वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी होता है। मैं कन्फेशन के बहुत दफ़ा स्टेजेस बता चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब कि हमने बहुत सारा कुछ, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सारा कुछ, बंदा को डूब के मर गया या बंदा को कोई लावारिस लाश मिले तो उनके साथ कैसे डील करना है, और इसी तरह ये टोटल का टोटल आपका 174 तक ये सारा इन्वेस्टिगेशन है। फिर इसी के साथ इसी इन्वेस्टिगेशन का 169 वो भी इसके अंदर ही आता है ना, ठीक है। ये बड़ी पावर इस्तेमाल करती है पुलिस, ठीक है। फिर 169 क्या होता है, रिलीज ऑफ अक्यूज, जिसको हम कहते हैं रिलीज़ कर देना, कि जनाब ये तो इसके अंदर हुए का कोई भी नहीं है, वो वहीं पे छोड़ देती है पुलिस, उसको बॉन्ड ले या ना ले उसकी अपनी डिस्क्रिशन होती है। तो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान बहुत सारा कुछ होता है। इसी तरह आपका वो जो 103 है, 102 है, ये सारा उसके साथ है, ठीक है। अब फिर इसी के दौरान 533 भी इसी के साथ ही पढ़ते हो आप, ठीक है, क्योंकि आप 164 के साथ 364 भी साथ ही पढ़ते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं, ठीक है ना। अगर आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी है, आप कहते हैं जी बंदा पकड़ाया गया लेकिन हूँ कहना मैं पहचानना है, तो आया वो आपका जिस वक्त भी पकड़ा गया, वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे पकड़ा गया, तो फिर भी वो मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेके बिफोर द मैजिस्ट्रेट, वो मैजिस्ट्रेट ही क्या करेगा, उसकी आईपी करवाएगा, आइडेंटिफिकेशन परेड भी करवाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर के अंदर सारा कुछ ही लिखा हुआ है। इवन दो कि अगर वो कहते हैं डेड बॉडी इसने कहीं दफन कर दिया है, तो फिर डिसेंटरमेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एक्सह्यूमेशन। दो वर्ड है, एक है एक्सह्यूमेशन और एक है डिसेंटर, डिसएंटरमेंट। दोनों का क्या होता है, कब्र कुशाई, ठीक है। दोनों ये चीज़ें सारी आपका ये 176 2 है, आपने जब पढ़ना है सारी चीज़ें, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान है सारी की सारी बातें। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन पढ़ा हुआ है तो आपको जो कन्फ्यूजन्स होती है ना, बाज़-औक़ात आपके पेपर्स, अभी आपने EDPP का पेपर देखा होगा, इतना आसान दिया उसने, उनके लिए जिन्होंने इस तरह थॉरोली चीज़ों को पढ़ा है, बहुत आसान पेपर था, सारे के सारे उठा के देख लें, लॉ तक, और अंग्रेज़ी तो वैसे भी आजकल बहुत इजी पूछ रहा है वो, ठीक है। तो उनके लिए इजी उसके लिए है जिसने पढ़ा है और एक थॉरो वे से पढ़ा है, लेकिन जिसने थॉरो वे से नहीं पढ़ा उसके लिए तो फिर कंकर भी पहाड़ है। ऐसा ही है ना, कहते हैं मेहनती शख्स के लिए तो क्या है, पहाड़ भी कंकर है, लेकिन लेज़ी काहिल के लिए एक कंकर भी पहाड़ की मानंद है। ऐसे लगता है ओ हो बहुत बड़ी बात है, साल 2 साल भी हमारे पास हो तो ऐसे लगता है कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है, वो ये कह के हमने उसको वेस्ट कर लेना होता है, ठीक है। खैर हम वापस उसी पे आ रहे हैं कि ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बहुत सारा कुछ होता है, जो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, मैंने कन्फेशन आपको थॉरली पढ़ाया है, ये मैंने 156 से 174 सारा पढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने। 103 मैंने पढ़ाया है, ये मैंने सारा यहाँ पे बे रीडिंग करवाई हुई है। अच्छा, इससे आगे चलते हुए हमने देखना है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, अब इसी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बेल भी होती है, पता है ना आपको, बेल होती है ना ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, कौन से लॉ के तहत होती है जी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बेल कौन से लॉ के तहत होती है? मैंने ये पूछा है, टाइप्स नहीं पूछी, मैंने पूछा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कौन सी बेल होती है? प्री रेस्ट नहीं होती,
तो मैंने तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा आपसे कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कौन सी बेल हो सकती है? सर कोई भी हो सकती है, ठीक है। प्री रेस्ट भी हो सकती है, पोस्ट रेस्ट भी हो सकती है। पोस्ट रेस्ट जब बंदा अरेस्ट होगा तब भी होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना या ना होना उसके साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वो आपने प्रोटेक्टिव करवानी वो भी हो सकती है। बेल का तो पर्पज़ ही यही है, ठीक है ना। तो इसलिए कंफ्यूज होना से बेहतर है कि आपको पता होना चाहिए बेल का क्या मतलब क्या है अपने आप को। वो एक या तो कंसेशन के लिए जाते हैं या राइट के लिए जाते हैं। बेल कंसेशन भी है और बेल राइट भी है। बेल राइट कब है और कंसेशन कब है? सर बेलेबल में बेल राइट राइट होता है और नॉन बेलेबल में कंसेशन होती है, ठीक है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होती है। तो ये चीज़ें आपने बेल, ये चैप्टर 10 है आपका, कौन सा चैप्टर 10 किसका है? हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर। एंड जो पुलिस रूल्स का कौन सा है? 21, ठीक है, पुलिस रूल्स, ठीक है। तो मैंने कहा आपने सवाल इस तरह तैयार करने हैं, अपने आप को इस तरह तैयार करना है कि कुछ भी पूछे किसी भी टाइप का तो आपको पता हो। आप इस तरह सवाल बनाएं कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हो सकता है। आप एक अपना बुक लें, एक किताब लें और एक कागज़ लें, उसके अंदर लिखें कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये हो सकता है, ठीक है। उसकी लिस्ट बनी हो और ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो लॉ भी लिखा हो, ठीक है। अब क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता वो भी लिखिए, ठीक है। फिर आप लिखें कि बेल के स्टेजेस कौन से हैं, किस वक्त हो सकती है। क्या 426 वाली बेल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आपने अपने आप को हाजिर भी रखना, ठीक है। आप ये काउंटर क्वेश्चन जब भी पूछेंगे किसी भी इंटरव्यूअर से, किसी से भी, तो वो आगे से आपको रिजेक्ट करेगा, आपको सवाल दोबारा रिपीट नहीं करेगा कभी भी। तो आपको एक सेकंड्स होते हैं जिस वक्त आपने किसी का जवाब दो, उस वक्त आप कि वो घुमाएगा और आपको डेफिनेटली घुमाएगा, आपने घूमना नहीं है। स्लोली सवाल करने से पहले 2 मिनट सोच लें, 1 सेकंड में सोच लेता है। अगर वो बेल को घुमा रहा है, बेल को पूछ रहा है, तो आपको डेफिनेट पता होगा कि बेल मैंने कौन कौन सी पढ़ी हुई है, कौन कौन सी है, क्योंकि मैंने एक जगह बेल सारी इकट्ठी कर दी। अभी भी करता हूँ कि अगर इन्वेस्टिगेशन है तो बेल कौन कौन सी होती हैं? प्री रेस्ट, फिर पोस्ट रेस्ट, फिर पोस्ट रेस्ट, फिर प्रोटेक्टिव, फिर शाबाश, बेल इन एब्सेंशिया और है बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस और जी आफ्टर कन्विक्शन क्या? अच्छा, आफ्टर कन्विक्शन और इतना टाइम नहीं है किसी के पास जी। और कौन सी है? एंटिसिपेटरी। प्री रेस्ट कौन से लॉ के तहत होती? 98 में जी। पोस्ट रेस्ट कौन से लॉ में होती जी? 497 में। और ये 98 में और ये 497 में है जी। ये सिर्फ 98 में है, इसके सामने ये मैंने 98 लिखा है, ये ठीक लिखा है? ये नज़र आ रहा है क्या लिखा है? अच्छा 498 है। आप क्यों वाला लिख रहे हैं 98? आपने 98 ही कहा है, सारे पूछ लें किसी से भी। नहीं, मेरा मतलब तो 498। नहीं, मतलब तो नहीं समझना किसी ने भी। मैं कहता हूँ तो इंटरव्यू देना हो
या आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो, आपने हमेशा से ये ख्याल रखना है कि अगले बंदे को कुछ नहीं पता। अगर आप ये ख्याल रखेंगे, सीधा होकर बैठें, अगर ये ख्याल रखेंगे कि आपके इंटरव्यूअर को तो सारा पता है, आप थोड़ा सा बता दें, तो फिर वो उन्होंने रख लेना, फिर तो नहीं रखना उन्हें, फिर तो वो खुद ही लग जाए ना जज। मुझे अभी मैं आपको हमेशा कहता होता हूँ कि चीज़ें सारी बतानी है, ऐसे जैसे किसी बच्चे को बता रहे हैं जिसको कुछ नहीं पता। ये मत सोचें कि आपने उनको बताना है आधा अधूरा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर आगे है प्रोटेक्टिव बेल कौन से लॉ के तहत होती? सर 561A। आगे एब्सेंशिया कौन से लॉ के तहत होती है? बेलेबल ऑफेंस कौन से लॉ के तहत होते हैं जी? आफ्टर कन्विक्शन 4 और एंटिसिपेटरी, ठीक है। अब मेरा सवाल ये था, आपसे मैंने सवाल पूछा कि क्या बेल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होती है? सर बेल तो हो जाती किसी भी। हाँ, मैंने पूछा बेल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस होती है, आपने कहा जी सारी हर किस्म की बेल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। मैंने कहा कौन सी बेल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती? तो वो आप कन्विक्शन तो हुई नहीं है। जब कन्विक्शन नहीं हो तो क्या आप सस्पेंशन लगा सकते हैं? सस्पेंशन किस चीज़ की लगानी है? क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैंने तो यही पूछा है जनाब से, अगर मुझे बताने की कोई रखते हैं, कोशिश करते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों से ऐसे सवाल करूं कि कल मेरे सवाल हो सकता है तलख हों, मेरे सवाल हो सकता है बहुत मुश्किल हों, लेकिन ये जो इससे इस तरह प्रैक्टिस होगी ना आपकी, वो आगे आपको कभी भी वो डगमगाने नहीं देगी। आप वहाँ जाके तो कहेंगे अच्छा बच्चों वाले सवाल कर रहा है मेरे से। अभी आप इस तरह के क्वेश्चन करके इस तरह अपने आप को तैयार करेंगे ना, तो कल वहाँ जाके आप कहेंगे अच्छा ये तो बहुत ईजी है यार, इतने आसान सवाल पूछे। और यही चीज़ दूसरे के लिए बहुत मुश्किल होगी क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की हुई इस तरह। अच्छा, फिर हम वापस आते हैं, ये बेल्स हैं, ये इन्वेस्टिगेशन। हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है? क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिमांड होता है? जी, वही कह रहा हूँ, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ही है। क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट होता है? जी, देखिए सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हो रहा है। ये सारा का सारा काम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, रिमांड भी, बेल भी और अरेस्ट भी। अब अरेस्ट चाहे वो प्री अरेस्ट मतलब को अरेस्ट जनरली हो या वो अरेस्ट विदाउट वारंट हो, पर अरेस्ट तो अरेस्ट ही है, ठीक है ना। वो आपको पता है 46 to 53A है, और ये आपको पता है विदाउट वारंट 54 to 67 है। रिमांड आपका 167 और 344 है, ठीक है। और इसके साथ सेक्शन 60, 61 हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का कौन सा हाई कोर्ट रूल्स एंड का कौन सा चैप्टर है? सर 11 पार्ट बी। 11 पार्ट बी, ठीक है। और पुलिस रूल्स का 25 चैप्टर में है, नो 56 रूल 25 का रूल 56, ठीक है। इसी तरह आपका सेक्शन आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है, 1973। ये सारी बातें मैंने बहुत दफ़ा बताई हुई हैं, आपके लिए फ़ायदा है क्योंकि आप नए हैं तो चीज़ें समझेंगे। मैंने कहा मेरे YouTube पे जाएंगे ना, आपके पास अगर नेट है तो ये पुरानी हर चीज़ मिल जाएगी सीक्वेंस में, ठीक है। लेकिन मैंने अब शुरू कर दिया यहाँ पे कि आपको एक एक चीज़ बार बार बताई जाए, वो क्रिमिनल लॉ हो, वो सिविल लॉ हो, वो फैमिली हो, कोई भी हो, वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हो, वो आपका चाहे चैप्टर 1 हो, पार्ट आपका चैप्टर 1 आपका वॉल्यूम 1 है या वॉल्यूम 2 है या वॉल्यूम 3 है, वो सारे के सारे मुझे आपको बार बार प्रैक्टिस करवाने हैं। तो अगर मेरे साथ चलोगे तो ठीक है, तो ये चीज़ें बार बार आपने देखनी है। अब नई चीज़ आपके लिए यहाँ पे क्या है, जो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि आपको ये
जो पुराने बच्चे हैं, जो इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं, ये नई चीज़ आप लोगों के लिए। इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स से मुराद है कि प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होती हैं। उसने कहा जब कोर्ट के पास कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस लेता है, उस वक्त प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है, ठीक है। और उसका पहला स्टेप उसने कहा ये है कि वो आपका कंप्लेंट पे ले सकता है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस से मुराद होता है काबिल समात। कॉग्निजेंस किसको कहते हैं? किस काबिल समात है कि वो क्या करे, इसको प्रोसीड कर सकता है, मतलब सुन सकता है, ठीक है। उसने कहा पहला तरीका क्या है? कंप्लेंट पे। दूसरा उसने कहा जब देखिए रिमांड हो गया, अरेस्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन सारा हो गया, अब उसने कहा अब बात देखिए, बात है इन्वेस्टिगेशन की ही, बात सिंपल किस चीज़ की है? इन्वेस्टिगेशन की। अब देखिए मैं हर बात वहीं पे लेके आऊँगा, जैसे भी घुमा लो, इसको मैं सारा रिमूव कर दूँ, ये लिखना है किसी ने, ये आपको इधर से मिल जाएगा, ठीक है। बात देखिएगा वहीं पे वापस आएगी, ठीक है। उसने कहा जो भी हो, ये है आपका, यहाँ पे उसने कहा कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट तो कंप्लेंट कॉग्निजेंस ले सकता है, सेक्शन 200 to 205 वो बता रहा है उसके अंदर ही, ठीक है। और आपका एफआईआर है, तो एफआईआर के स्टेजेस हैं मुख्तलिफ, चाहे वो 154 वाली एफआईआर है, चाहे 155 वाली। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, अरेस्ट हुआ, चाहे बेल हुई या ना हुई, इससे कतई नज़र रिमांड हुआ या ना हुआ, कतई नज़र, ठीक है। ये सारा स्टेज किसका चल रहा है? ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये याद रखना। आज मैं आपका वे चेंज कर रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा। पढ़ आप वैसे ही रहे हो क्योंकि आप पुराने हो, समझ आ रही है आपको? वही चीज़ें इन्वेस्टिगेशन, अब मैं आपको उस तरह नहीं लेके चल रहा। इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या है? अरेस्ट भी, रिमांड भी, बेल भी, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर बेल भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन रिमांड भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने कितने सेक्शन पढ़ लिए? बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने 46 टू लेकर 53A भी पढ़ लिया, आपने ये भी पढ़ लिया 167 से ऑनवर्ड ये, और यहाँ पे आपने ये भी पढ़ लिया 54 टू 67 ये भी पढ़ लिया, 160 344 ये भी पढ़ लिया, बेल पढ़ लिया 496 टू 502 पढ़ लिया, 513 पढ़ लिया। मीनिंग देयर बाय सारा कुछ आपने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के अंदर पढ़ा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, अब बात है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने की। क्या होने की? कंप्लीट या नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ठीक है। दो चीजें। अब इन्वेस्टिगेशन वो कह रहा है कंप्लीट होगी, क्या हो गया? या नहीं हुई। पुलिस कहती है भाई मैंने, अब पुलिस के अख्तियार में नहीं है कि वो इसको डिले करे, ठीक है, क्योंकि CRPC आपका लॉ कहता है कि 14 दिन है आपके पास सिर्फ इन सब कामों के लिए। अरेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी, वो बेल करवाए ना करवाए उसकी मर्जी, रिमांड पुलिस ने लेना होता है, ठीक है। रिमांड वो ले, अरेस्ट हो गया तो रिमांड लेना है उन्होंने, नहीं होया तो रिमांड नहीं होगा, ठीक है। अगर प्री अरेस्ट कंप्लीट हो गई, कंफर्म हो गई, तो फिर रिमांड तो नहीं होना ना, ऐसा ही ना। अच्छा, अब 14 दिन है, कौन कहता है? आपका सेक्शन 173 173 क्या कहता है कि 14 दिन आपके पास है, उसके अंदर क्या करो? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लो।
जैसे अब 14 दिन तो दे दिए, फिर क्या करना है? फिर वो कहेगा मेरी काम ख़त्म, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने ये अपनी रिपोर्ट एक बना देनी है, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, जिसको हम कहते हैं चालान। क्या मुरतब कर देना है? चालान बन जाना है। चालान बनाकर उसने क्या करना है? मैजिस्ट्रेट को सेंड कर देना, जो इलाका मैजिस्ट्रेट होगा, तो वो फिर उस पर भी कॉग्निजेंस ले सकता है। क्या कर सकता है? तो दूसरी पहली बात उसने कहा कंप्लेंट पे क्या ले सकता है? कॉग्निजेंस। दूसरी बात उसने कहा जब चालान आ जाएगा तो फिर कॉग्निजेंस ले सकता है। क्या लेना है? कॉग्निजेंस लेगा। हाँ जी। कैसे? रिपोर्ट पे आफ्टर सबमिशन ऑफ 173 रिपोर्ट एंड ऑन कंप्लेंट। हाँ जी। और तीसरी बात कर रहा है कि तीसरी बात ये थी, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? आपने 190 पढ़ा हुआ है, क्या है तीसरी बात? सर उसके अपने नॉलेज में भी। हाँ जी, इट्स ऑन मोशन। तीसरा काम है कि उसके नॉलेज में आ गया किसी तरह से, ठीक है, तो वो अब कहते हैं सो मोटो क्या मैजिस्ट्रेट कर ले सकता है? तो आंसर इज यस। 190 का 3 बताता है, सी ABC, वो क्या बताता है कि वो क्या ले सकता है? कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि कॉग्निजेंस कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी, ये हमने देखना है। कल इससे हम ऑनवर्ड शुरू करेंगे। आप लोगों का जो आज का होमवर्क है वो ये है कि आपने चैप्टर 15 पार्ट बी पुलिस रूल्स का नहीं CRPC का, जिसको सेक्शन 190 से 98 मैंने लिखा, और आपने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 1 का पार्ट बी पढ़ के आना है। कल हम इसको पढ़ोगे तो फ़ायदा हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो मैं इंशाल्लाह कल यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।